हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी वीपीओ मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। और इसमें अगर हम बात करें तो 3 प्रैक्टिस सेट हो चुका है, ये चौथा प्रैक्टिस सेट होगा आज का इसे वीडियो। और इसमें हम फुल प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, तो टोटल 100 क्वेश्चन आने हैं जो कि नए सिलेबस के अनुसार इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। लगभग 65 क्वेश्चन होगा आपको ग्राम पंचायत से, ठीक है। 15 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर से होगा और 20 क्वेश्चन लगभग आपके उत्तर प्रदेश से आने हैं। तो टोटल 100 क्वेश्चन को हम इसमें पूरा प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस नंबर 4, अगर इसके पिछले वाले प्रैक्टिस आपने नहीं किया है तो चैनल पेज पर जाइए, आपको वहाँ से वीडियो मिल जाएगा, या फिर मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप उसको भी देख सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। पहला क्वेश्चन लेते हैं, कुछ इस तरीके से है कि स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमा क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपभोग करता है। यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है, ठीक है। स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपने सीमा क्षेत्र में प्रदत्त अधिकारों का उपभोग करता है। ये किसके द्वारा कही गई बातें हैं, तो ये कहा गया है GDH कोल के द्वारा। आंसर इसका हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ये किसने कहा है, तो GDH कोल, नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि 73वां संविधान संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 2 कथन दिया गया है, इनमें से बताना है दोनों में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। दिया गया है पहला कि इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। दूसरा दिया गया है कि इसमें शहरी स्थानीय सरकार को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया है। तो आंसर की अगर हम बात करेंगे तो आंसर इसमें पहला ही सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। जो 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1992 में। तो उसके द्वारा पंचायतों को स्वशासन संस्था स्वीकार किया गया था। और 74वां संविधान संशोधन 1992 जो हुआ था उसके द्वारा शहरी स्थानीय स्वशासन को स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो ये जो दूसरा कथन लिखा हुआ है ये 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है, ना कि 73वें से, इसीलिए दूसरा कथन गलत हो जाएगा, पहला सही है, ठीक है। पहला सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है इनमें से। तो उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या जो है कुल स्थानों का 1/3 है, यानी कि 1/3 है, ठीक है। कुल स्थानों को कितना है, 1/3 है। संविधान का जो अनुच्छेद है 243 के घा के 3 में, ठीक है, घा के 3 में 243 के घा के 3 में जो मेंशन की हुई है बातें, ठीक है, जो मेंशन की हुई बातें उसमें कहा गया उसके अनुसार कि पंचायतों में सभी स्तरों पर महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान किया गया है। तो करेक्ट आंसर इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पंचायतों के राजस्व के निम्न स्रोतों पर ध्यान दीजिए। पहला इसमें दिया गया कि वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय का अनुदान, दूसरा केंद्रीय सहकारी बैंकों से सहायता, तीसरा केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं हेतु आवंटन, चौथा राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान देकर, और पांचवा है नाबार्ड। तो इसमें से पंचायत के राजस्व स्रोत कौन कौन से इस पर बताना है, और इनमें से बताना पंचायतों से वित्तीय के लिए सही विकल्प कौन सा होता है, यानी कि वही पंचायतों के लिए राजस्व स्रोत के बारे में इन पाँचों में से बताना कौन कौन सा होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर हम बात करें पंचायत के राजस्व स्रोत के बारे में, तो वित्त आयोग द्वारा स्थानीय निकाय का अनुदान दिया जाना, केंद्रीय सहकारी बैंकों को सहायता प्रदान करना, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए आवंटन करना, राज्य संचित निधि से सहायता अनुदान देकर। तो ये चारों चीज़ें जो है अप्लाई होती हैं। पांचवा जो नाबार्ड दिया है ये पंचायती राजस्व से संबंधित चीज़ें नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, 1, 2, 3 एंड 4। नाबार्ड का पूरा नाम जो है वो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक है। यह जो है सरकार के स्वामित्व वाली संस्थाओं में से एक है, जिसका उद्देश्य है केवल ग्रामीण क्षेत्रों में विकासात्मक ऋण उपलब्ध कराना। तो ये विकासात्मक ऋण उपलब्ध कराता है, ये पंचायत के राजस्व स्रोत से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 किस धारा में भूमि प्रबंधक समिति को परिभाषित करती है। तो पंचायती राज अधिनियम ये आपके सिलेबस में मेंशन किया हो, पंचायती राज अधिनियम 1947। तो इसमें कौन सी धारा जो ऐसी है जिसमें भूमि प्रबंधक समिति को जो है परिभाषित करती है, तो वो धारा है धारा 2 का भा, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। समिति दिया गया है सुझाव,
तो बलवंत राय मेहता का सुझाव था, बलवंत राय मेहता समिति का सुझाव था त्रिस्तरीय पंचायत, जो कि सही है। अशोक मेहता समिति का सुझाव था द्विस्तरीय पंचायत, तो ये भी सही है। पी के थुंगन का जो दिया गया है कि राज्य सूची में पंचायती राज जो दिया गया है, गलत है। पी के थुंगन समिति द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को राज्य सूची में नहीं बल्कि केंद्र सूची में शामिल करने की सिफारिश किया गया था, तो इसीलिए सी पार्ट गलत हो जाएगा और चौथा जो है सही है। एल एम सिंघवी जो है इन्होंने संवैधानिक जो है दर्जा प्रदान करने की बातें की थी। तो इस तरीके से आंसर आपका इसमें क्या हो जाएगा, सी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज दिवस मनाते हैं हर वर्ष जो है 24 अप्रैल को, ठीक है, 24 अप्रैल को मनाते हैं। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 24 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है, याद रखिएगा 24 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है, ठीक है। क्यों मनाया जाता है, तो 24 अप्रैल 1993 से ही 73वां संविधान संशोधन लागू कर दिया गया था और इसी उपलक्ष्य में इसी दिन से पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी कौन होता था। तो वैदिक काल में ग्राम का प्रशासनिक अधिकारी जो होता था उसको हम कहते थे ग्रामणी। क्या कहते थे, वैदिक काल में ग्रामणी कहा जाता था, तो ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्रामणी का पद जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता था क्योंकि यह जो है ग्राम का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी होता था। इसका कार्य जो होता सैन्य एवं प्रशासन संबंधी रहा करता था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। तो इनमें से हो जाएगा आंसर बी पार्ट। स्थानीय स्वशासन को जो है लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला मानते हैं, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष गांव को आत्मनिर्भर एवं संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन ग्राम स्तर पर किया गया है। तो यह किस वर्ष किया गया है, तो ये 1960-61 में किया गया था, तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। सच्ची लोकशाही केंद्र में बैठे 20 आदमी नहीं चला सकते, वो तो जमीनी स्तर पर गांव के लोगों द्वारा चलाई जानी चाहिए। उपयुक्त कथन किससे संबंधित है, तो ये कथन जो है महात्मा गांधी जी ने कहा था, तो आंसर सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। महात्मा गांधी ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर जोर दिया था ताकि आम जनमानस को उनके अधिकार मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में शासन को आम जनता को दरवाजे तक लाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। तो ये कार्य किया जाता है पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ग्राम सभा की बैठक में कितने सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक होती है। तो ग्राम सभा के किसी भी बैठक की गणपूर्ति जो होती है कुल सदस्य संख्या का 1/5 सदस्य होना आवश्यक है, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। किंतु गणपूर्ति के अभाव में किसी बैठक को स्थगित नहीं किया जाता, ये भी है, लेकिन 1/5 आवश्यक होना है, तो आवश्यक है, तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत समिति का गठन किस वर्ष नियमावली के अनुरूप होता है। तो उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत समिति का गठन जो होता है वो 2002 जो होता है उसके नियमावली के अनुरूप होता है, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा 2002, ठीक है। क्योंकि 13 सितंबर 2002 को ग्राम पंचायत समिति संबंधी नियमावली जारी की गई थी। इससे पूर्व इससे संबंधित अधिसूचना 1999 में जो है जारी की जा चुकी थी, तो आंसर इसका हो जाएगा सी पार्ट। अगला क्वेश्चन, पंचायत चुनाव के लिए मतदान स्थल का निर्धारण कौन करता है। तो पंचायत चुनाव के लिए मतदान स्थल का निर्धारण जो करता है वो होता है निर्वाचन अधिकारी, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। निर्वाचन अधिकारी या फिर इसको हम रिटर्निंग ऑफिसर भी कहते हैं, जो जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो है करता है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग को किसके द्वारा कर्मचारी उपलब्ध कराए जाते हैं। तो राज्य निर्वाचन आयोग को अगर हम बात करेंगे तो यह आंसर हो जाएगा राज्यपाल के द्वारा, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की स्त्रियों के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में प्रदत्त है, किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है। तो ये दिया गया अनुच्छेद 243 घ के 2 में, आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष के निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। तो मध्यवर्ती स्तर या जिला स्तर पर किसी पंचायत के अध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है वो निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से ही किसी एक को चुनता है, तो इस तरीके से आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष जो चुना जाता है वो किस तरीके से चुना जाता है, तो जिला पंचायत जो सदस्य होते हैं वही लोग अपने में से जो है चुनते हैं, तो आंसर सी पार्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में मध्यवर्ती स्तर की पंचायत का गठन किसमें वर्णित है। तो ये वर्णन किया गया केवल आदेशात्मक उपबंध में वर्णन है, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या रहा था। तो कुटीर उद्योग कार्यक्रम के उद्देश्य की बात करेंगे
तो कुटीर उद्योग कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो बिजली कनेक्शन से संबंधित था, तो आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इस कार्यक्रम को कब चलाया गया था, तो 1988-89 में स्टार्ट किया गया था। और ये जो है इसका उद्देश्य था अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सहित गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन में स्तर में सुधार लाना। और इस कार्यक्रम के तहत जो है गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को अपने घरों में एकल पॉइंट वाले बिजली कनेक्शन के लिए 400 रुपये की सरकारी सहायता जो भी प्रदान करना। तो इस तरीके से ये इसका उद्देश्य रहा था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। बिजली कनेक्शन इसका मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायतों की विकास योजना का क्या मुख्य उद्देश्य रहता है, तो ग्राम पंचायतों की विकास योजना का रहता है कि ग्राम पंचायतों को सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत विकास की ओर ले जाना। ये इसका जो है ग्राम पंचायत योजना का मुख्य उद्देश्य रहता है। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वें वित्त आयोग के अनुसार प्रदर्शन अनुदान कितना निर्धारित किया गया था, तो 14वें वित्त आयोग के अनुसार प्रदर्शन अनुदान जो था वो था 10% निर्धारित किया गया था। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो अनुदान के दो श्रेणियों को विभाजित किया गया है। एक होता है मूल अनुदान जिसको बेसिक ग्रांट कहते हैं। ठीक है, बेसिक ग्रांट, और एक होता है परफॉर्मेंस ग्रांट। तो दो टाइप का ग्रांट होता है। तो बेसिक ग्रांट में जो होता है 14वें वृत्ति के अनुसार, इसको भी याद रखिएगा, 90% अनुदान जो है निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो बेसिक जब पूछेगा मूल अनुदान तो 90% करेक्ट होगा, और जब परफॉर्मेंस यानी कि अनुदान प्रदर्शन अनुदान पूछेगा तो ये 10% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वित्त आयोग से ग्रामीण स्थानीय निकायों को अधिकार स्थानांतरण के लिए जो है आयोग की सिफारिशें शुरू हुई थी, तो करेक्ट आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा 10वें वित्त आयोग से। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10वें वित्त आयोग, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की अगर हम बात करेंगे तो सी पार्ट हो जाएगा, एन.के. सिंह है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है 2017 से जो है 15वें वित्त आयोग का गठन जो 2017 में किया गया था। आयोग ने पहली रिपोर्ट जो है 2020-21 की अवधि के लिए 5 दिसंबर 2019 को जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, और दूसरी रिपोर्ट 2021 टू 2026 तक के संदर्भ के लिए जो है 2020 को अपनी राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपी है। तो आंसर इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संवैधानिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए राज्यों ने संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन नियम के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन करने के लिए जो है कानून पारित किया है, तो कौन से अनुच्छेद के तहत जो है राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया, मुझे बेसिकली ये बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। ठीक है, 243I जो कि 73वां संविधान संशोधन होगा, और 243Y जो कि 74वां संविधान होगा। ठीक है, तो आपको 73वां 74वां दोनों पढ़ के चलना है। हालांकि दिया गया है केवल पंचायती राज ग्राम वाला, लेकिन 74वां जो शहरी निकाय वाला दिया गया उसको भी आप मोटा मोटा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 243I और 243Y इन दोनों में जो है क्या दिया गया है, राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है राज्य वित्त आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो राज्य वित्त आयोग की स्थापना की अगर हम बात करेंगे तो ये किया गया 1993 में। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, केंद्र के वित्त आयोग की तरह उसी की तर्ज पर जो है राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। राज्य पंचायती राज अधिनियम ने किस अधिकांश कराधान के किस अधिकार जो है किसको दे रखे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ये ग्राम पंचायत को दे रखा है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जन्म या मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के तहत जीवित जन्म से क्या तात्पर्य है, तो जीवित जन्म से इसमें देखा जाएगा तो क्या हो जाएगा, माता से निष्कर्षण के पश्चात उत्पाद श्वास जो लेता है और जीवन का कोई भी लक्षण प्रदर्शित करता हो। तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जीवित जन्म का मतलब यही है कि गर्भाधान के ऐसे संतान से होता है जो चाहे कितने भी समय का हो, अपनी माता से निष्कर्षण के पश्चात सांस लेता हो या जीवन का कोई अन्य लक्षण प्रदर्शित करता हो, तो उसको जीवित जन्म दिया जाता है। उसका मतलब ये अर्थ होता है इसका शाब्दिक। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति जन्म अथवा मृत्यु के रजिस्टर की किसी भी प्रविष्टि को तलाश करवा सकता है, और किस प्रकार तलाश करवा सकता है, तो ये शुल्क देकर तलाश करवा सकता है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जन्म पंजीकरण से संबंधित आंकड़ों की उपयोगिता क्या है, तो जन्म पंजीकरण से संबंधित आंकड़ों का उपयोग जो होता है वो प्रशासनिक प्रयोजन में किया जाता है, जन स्वास्थ्य के कार्यक्रम में भी होता है, माता से इसके प्रसव के बाद देखभाल में। तो आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, उपयुक्त सभी। किस राज्य में ई पंचायत व्यवस्था स्थापित है, ई पंचायत मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक पंचायत। ठीक है, तो ये अभी स्थापित किया गया आंध्र प्रदेश में। सर डी ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत में ई गवर्नेंस के संदर्भ में क्या सत्य है,
तो ई गवर्नेंस की अगर हम बात करेंगे तो भारत में ई गवर्नेंस के लिए मुख्य जोर 1987 में दिया गया था, जो कि ये सही है। अगला देखते हैं, तो ई गवर्नेंस राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क NIC नेट के लॉन्च द्वारा प्रदान किया गया था, तो ये भी सही है। ठीक है, NIC नेट जो है, निक नेट, ये उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क था जिसको लॉन्च किया गया था। इसी पाठ है, सभी जिला कार्यालयों को कंप्यूटरीकृत करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया गया, तो ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, किसी भी गांव को मानचित्र पर उसकी प्रोफाइल पर क्लिक करके संपूर्ण जानकारी का पता निम्न में से किसके द्वारा लगाया जा सकता है? तो ये लगाया जाता है जियो सर्च के माध्यम से। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका सिलेबस में दिया गया है। जल जीवन मिशन के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिदिन कितने लीटर जल की आपूर्ति परिकल्पना किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट। ठीक है, 55 लीटर, 55 लीटर। और जो कि ये योजना की अवधि क्या है, तो 2019 से कार्यान्वित है, 2024 तक ये कार्यान्वित रहेगा। और ये योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो जल मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा कल्याण योजना कब प्रारंभ किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा कल्याण योजना की शुरुआत जो हुआ था वो फरवरी 1997 में हुआ था। सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। इसका उद्देश्य जान लीजिए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लाखों करोड़ों लघु एवं सीमांत किसानों को अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए सिंचाई के साधनों को उपलब्ध कराकर उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित करना इसका मेन उद्देश्य रहा था। कुटीर ज्योति कार्यक्रम कब शुरुआत किया गया? अगला क्वेश्चन, तो कुटीर ज्योति कार्यक्रम की शुरुआत हुआ था 1988-89 में। बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके तहत अगर हम बात करें तो बिजली कनेक्शन के लिए जो है इसमें 400 रुपये की सरकारी सहायता जो है प्रदान किया जाता है। ये भी इसके तहत इसका मेन उद्देश्य है, बिजली कनेक्शन प्रदान करना। जवाहर रोजगार योजना कब शुरुआत किया गया था? तो इस योजना की शुरुआत की अगर हम बात करेंगे तो 1 अप्रैल 1989-90 में किया गया था। ठीक है, आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। यह योजना ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 90 से 100 दिनों के लिए जो है रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरुआत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, काम के बदले अनाज योजना कब शुरुआत किया गया था? तो इसकी स्टार्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये शुरुआत किया गया है 1977-78 में। ठीक है, इसे फ्री में अनाज नहीं देना था, यहाँ पे कोई काम करिए फिर इसके बाद उसको अनाज दिया जाता था। तो इस तरीके से योजना चलाया गया था, जो कि अच्छी योजना थी। और इसमें बात करें तो योजना उन गरीबों के लिए लागू किया गया था जो अकुशल श्रमिक हैं और काम भी करना चाहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समाज कल्याण विभाग से पृथक कर अनुसूचित जात और जनजात कल्याण विभाग की स्थापना कब की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा ये 1950 में 95 में किया गया था। तो करेक्ट आंसर इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य सेवा केंद्र की क्या विशेषता नहीं है इनमें से? तो सामान्य सेवा केंद्र की प्रमुख विशेषताओं में अगर हम बात करेंगे तो ग्रामीण क्षमताओं और आजीविका का निर्माण करना, निजी क्षेत्र की सेवाएं प्रदान करना, विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी सेवाओं में परिवर्तन एजेंट के रूप में पद स्थापित करना और ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता पर ध्यान केंद्रित करना आदि, ये सभी जो है सामान्य सेवा केंद्र की प्रमुख विशेषताएं हैं। लेकिन जो डी पार्ट दिया गया ग्रामीण स्तर पर दवा वितरण का, तो ये जो है इसकी प्रमुख विशेषता के अंतर्गत नहीं आता। अगला है, सामान्य सेवा केंद्र यानी CSC के बारे में क्या कथन सही है इनमें से? तो इसमें अगर देखा जाए तो CSC सामाजिक कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य देखभाल, वित्तीय, शिक्षा आदि सेवाओं की डिलीवरी के लिए पहुंच बिंदु है, तो ये करेक्ट है। इसकी स्थापना पंचायत भवन में किया जा रहा है, भी सही है। समावेशी समाज के निर्माण में CSC का सहयोग प्रदान करने तो भी सही है। तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BPL परिवारों से संबंधित दस्तावेज कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? तो BPL परिवारों से दस्तावेज संबंधित अगर बात करें तो पंचायत सचिवालय से प्राप्त कर सकते हैं। आंसर इसका सी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ग्राम सभा में बिजली गिरने से हुई मौत का मुआवजा सरकार से दिलाने हेतु दस्तावेज तैयार करने में सहायता कौन करेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी पार्ट, ग्राम पंचायत सहायक करेगा। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये पंचायत ग्राम पंचायत कार्य के अंडर काम करता है, जो कि ये पद जो होता है ग्राम पंचायत सहायक का किस तरीके से डाक का होता है। ठीक है, संविदा पर होता है। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं, तो पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी नागरिक चार्टर के 7 विषयों में से कौन शामिल नहीं है इनमें से? तो इनमें से अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता देना शामिल है, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम ये भी शामिल है, पंचायत हेल्पलाइन की व्यवस्था ये भी शामिल है, पंचायतों में रोजगार का सृजन, ये जो है ये 7 विषयों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक घोषणा पत्र का उद्देश्य क्या है? तो नागरिक घोषणा पत्र के उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो
समय सीमा में सेवाएं प्रदान करना, शिकायतों का निपटान करना, ये तीन दोनों आते हैं तो सी ऑप्शन हो जाएगा, ए व बी दोनों। अगला प्रश्न की बात करें तो मनरेगा के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए कार्यस्थल पर सुविधाओं का प्रावधान कितने समय में करना अनिवार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट 3 दिन। 3 दिन का समय के अंदर क्या है करना अनिवार्य है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर में कौन सी जानकारी शामिल नहीं होती? तो इनमें से अगर देखा जाए तो विजन और मिशन स्पष्ट करना ये शामिल नहीं है ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर में। सेवा मानक सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया ये भी नहीं है। अनुरोध प्राप्त होने पर नामित अधिकारी द्वारा विवरण उपलब्ध कराना ये भी नहीं है। तो दोनों नहीं या तीनों नहीं आते, तो आंसर हो जाएगा डी पार्ट। इन तीनों में से कोई नहीं आता। कौन कौन सी शामिल हैं ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर में? तो पहला आता है पंचायत का विजन और मिशन का स्पष्ट विवरण के साथ साथ विशिष्ट उद्देश्य शामिल होते हैं तथा सेवा मानक सेवाएं प्राप्त करने की प्रक्रिया के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान भी करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस मंत्रालय के द्वारा जो है संचालित की जा रही है? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है मंत्रालय की बात कर रहा है, तो मंत्रालय इसका हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कब शुरुआत किया गया था ये? तो 2002 में योजना शुरुआत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जिसको हम SGSY कहते हैं, ठीक है, SGSY ये जो है किस वर्ष प्रारंभ किया गया था बताना है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 1999 टू 2000। आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन के चरण 2 कब से प्रारंभ किया गया? तो चरण फेज 2 जो है ये 2 फरवरी 2022 से प्रारंभ किया गया। 2 फरवरी 2022 से, याद रखिएगा, आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं में सुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से ई ग्राम स्वराज योजना कब शुरुआत किया गया था? ई ग्राम स्वराज योजना की शुरुआत हुआ था, आंसर की बात करेंगे तो ए पार्ट हो जाएगा 24 अप्रैल 2020 को। ठीक है, 24 अप्रैल 2020 को, आंसर हो जाएगा ए पार्ट। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, प्रधानमंत्री द्वारा अमृत सरोवर मिशन कब प्रारंभ किया गया था? तो अमृत सरोवर मिशन की अगर हम बात करेंगे तो ये 24 अप्रैल 2022 को शुरुआत किया गया था। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो ग्राम विकास के निम्न में से प्रमुख कार्य क्या है? पहला आता है प्राकृतिक भौतिक और मानवीय संसाधनों का उपयोग करना। ठीक है, दूसरा की अगर बात करेंगे तो सुरक्षा और संवर्धन करना, पर्यावरण संरक्षण, आय सृजन के अवसर, तीनों मतलब चारों आते हैं ग्राम विकास के प्रमुख कार्यों में। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1993 को निम्न में से किस योजना का प्रारंभ किया गया था? तो 2 अक्टूबर को सुनिश्चित स्वरोजगार योजना 1993 में प्रारंभ किया गया था। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना किस वर्ष शुरुआत किया गया था? तो इस योजना की शुरुआत हुआ था 2005 को। ठीक है, इसका बस डेट याद रखिएगा कब शुरुआत किया गया था। ठीक है, जिसको हम कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में RGGY, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना। ठीक है, RGGY 2005 में शुरुआत किया गया था, याद रखिएगा। 90% इसमें केंद्र सरकार देती वहन करती है और 10% राज्य सरकार वहन करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार मिशन या अभियान के संशोधित रूप को किस अवधि के लिए मंजूरी प्रदान की गई? तो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के संशोधित रूप को अगर हम बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा इसका ए पार्ट। 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2026 के लिए जो है शुरुआत किया गया है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। गाँव के आर्थिक विकास के अंतर्गत कौन कौन से कार्यकलाप जो है शुरू किए जा सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा सी पार्ट, इको टूरिज्म सहित ग्राम पर्यटन। दूसरा है स्वरोजगार और नियोजन के लिए पात्र युवाओं को कौशल विकास के दोनों शुरुआत किए जा सकते हैं। तो आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति की सिफारिश पर पंचायतों के लिए ग्राम सेवक या सचिव की नियुक्ति किए जाने का प्रावधान है? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो वो समिति कौन सी थी? तो वो थी गिरधारी लाल व्यास समिति 1973। ठीक है, 1973। तो इस समिति के तहत जो है सिफारिश किया गया था। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, सॉरी सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम स्वराज ई लर्निंग पोर्टल का शुभारंभ कब किया गया था? तो इसका शुभारंभ हुआ था फरवरी 2020 में। आंसर ए पार्ट हो जाएगा 17 फरवरी। ठीक है, 17 फरवरी याद रखिएगा 2020 को इसकी शुरुआत किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ग्राम पंचायतों में सुशासन यानी गुड गवर्नेंस के स्तर को बढ़ाने के लिए कितने टी सिद्धांतों को जो है लागू किया जा रहा है? तो 5 टी सिद्धांतों को लागू किया जा रहा है। कौन कौन सा है? तो पहला आता है टीम वर्क। ठीक है, पहला कौन सा आता है? टीम वर्क आता है, पहला टी हो गया। दूसरा टी कौन सा है? तो टेक्नोलॉजी। ठीक है, दूसरा कौन सा है? टेक्नोलॉजी।
पाँचों टी याद रखिएगा। तीसरा है टाइम लिस्ट, तीसरा क्या आता है, टाइम लिस्ट। इसके बाद आता है चौथा ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी आता है चौथा। फिर इसके बाद पांचवा का आता है तो ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस तरीके से 5T सिद्धांतों को लागू किया गया है, तो इसे पांचों को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाती है और किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत के महारजिस्ट्रार की नियुक्ति करता है, ए पार्ट केंद्र सरकार नियुक्ति करती है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा जन्म या मृत्यु की सूचना निर्धारित अवधि के बाद देता है तो उसका पंजीकरण किस धारा के अधीन किया जाता है। इसके अगर हम आंसर की बात करें तो सी पार्ट धारा 13 के अंतर्गत होता है, सी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का कार्य किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, तो आंसर बी पार्ट है, राज्य सरकार के द्वारा, ठीक है, आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ग्रामीणों के बीच सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार करने का कार्य किया जाता है, तो ये ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा किया जाता है, तो आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत अधिकारी के से उच्च अधिकारी कौन होता है जो ब्लॉक स्तर पर रहते हुए कार्य करता है, तो उसका क्या नाम है, तो एडीओ पंचायत, ठीक है, क्या नाम है, एडीओ पंचायत। आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, एडीओ पंचायत, ठीक है। ग्राम पंचायत अधिकारी के उच्च अधिकारी एडीओ पंचायत होता है जो ब्लॉक स्तर पर कार्य करता है। और वहीं जिला स्तर पर इसका बड़ा अधिकारी जिला पंचायत राज अधिकारी होता है, जिन्हें डीपीआरओ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डीपीआरओ। अब क्वेश्चन आपको आएंगे, इसमें 65 क्वेश्चन हो गए। अब 66वां क्वेश्चन जो है वो कंप्यूटर से है। एक्यूमुलेटर का एक समाकलित घटक कौन सा इनमें से, एक्यूमुलेटर इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ, किसका होता है ये कंपोनेंट, तो ये होता है सीपीयू का, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक जो है कंपोनेंट है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है, तो बिग आयरन के रूप में हम जानते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर को, आंसर इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी समस्या को परिभाषित करने की प्रक्रिया कुछ चरणों की शर्तें हैं और फिर प्रत्येक चरण की खोज को आगे किस रूप में जाना जाता है, तो आगे हम इसको कहते हैं स्टेप वाइज रिफाइनमेंट, ठीक है, तो आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम की विशेषता है जो तर्क करने, सीखने और समस्या हल करने में सक्षम है, उसे क्या कहा जाता है, तो उसको हम कह सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन इंगित करेगा कि मदरबोर्ड की बैटरी विफल हो गई है, तो ये इंगित करता है, डी पार्ट हो जाएगा, हार्डवेयर सेटिंग वर्तमान दिनांक और समय सहित डिफ़ॉल्ट मानों पर जो है वापस लौटें, तो इस तरीके से आंसर डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक पीसी के मदरबोर्ड में एक बैटरी होती है जो दो उद्देश्यों को पूरा करती है, कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी जिसे CMOS भी कहा जाता है, ठीक है, CMOS भी कहा जाता है, ये कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी होती है। ये इसका काम है क्या, कॉन्फ़िगरेशन मेमोरी को जो है फीड करना और कंप्यूटर की रियल टाइम क्लॉक को जो है फीड करना, जो तारीख और समय दिखाता है। इसलिए जब मदरबोर्ड की बैटरी करप्ट होती है तो वर्तमान दिनांक और समय सहित डिफ़ॉल्ट मानों कब वापस लौटेंगे, तो मानों पर कब वापस लौटेंगे, तो इस तरीके से आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उस नई तकनीक को क्या कहते हैं जो एक कृत्रिम दुनिया के सृजन की क्षमता प्रदान करती है और उसमें लोग परस्पर अंतःक्रिया भी करने लगते हैं, तो उस नई तकनीक को कहा जाता है आभासी वास्तविकता, ठीक है, आभासी वास्तविकता। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में वायरस का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर साइज, आंसर इसका जो हो जाएगा वो बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ATM का फुल फॉर्म क्या है, ATM का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटेड होता है ना कि मेटिक होता है, ठीक है, टेलर मशीन, तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी मौजूदा फाइल के नए रूप में किसके द्वारा सेव की जा सकती है बिना आपकी मूल फाइल को अधिलिखित किए बिना, ठीक है, यानी ओवर राइटिंग किए बिना ओरिजिनल फाइल को कैसे भी हम सेव कर सकते हैं, तो किसके द्वारा सेव करते हैं, तो ये सेव एज एक बटन होता है जिसके द्वारा कर सकते हैं, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप निम्न में से किन फंक्शन कुंजियों को दबाकर फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को शो कर सकते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये दबाया जाता है F5 फंक्शन की को। F5 से क्या खुलता है,
F5 या फिर कंट्रोल CTRL प्लस F, CTRL प्लस F से भी दबा कर जो हम खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं डायलॉग बॉक्स, जो कि जिसका नाम है फाइंड एंड रिप्लेस। अगले प्रश्न की बात करते हैं, तो स्प्रेडशीट का विश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं है इनमें से। तो स्प्रेडशीट के विश्लेषण के लिए इनमें से उपकरण की अगर हम बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए पार्ट, मेल मर्ज। मेल मर्ज नहीं होता। मेल मर्ज जो होता है MS वर्ड की महत्वपूर्ण सुविधा होती है, जिसके द्वारा आप एक ही पत्र या अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं। जबकि व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीकिंग, सर्टिंग स्प्रेडशीट के जो है क्या होते हैं, ये टूल्स होते हैं, विश्लेषण टूल्स होते हैं तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो यदि सैंपल वर्कशीट में MS एक्सेल का सूत्र है सीलिंग B110 लागू किया जाए तो उसका परिणाम क्या होगा। तो इसके परिणाम की बात करेंगे तो इसका परिणाम आ जाएगा 50। ठीक है। सिंटेक्स जो दिया गया है, सीलिंग नंबर और सिग्निफिकेंट जो दिया गया है, तो फंक्शन में दिए गए नंबर को शून्य से दूर सार्थकता नंबर के निकटतम मल्टीपल में राउंड करता है। नंबर जो दिया गया है जिस नंबर को राउंड करना है, तो सिग्निफिकेंस क्या है कि वो मल्टीपल जिससे में राउंड करना है। तो सीलिंग 45 गुणे अगर 10 करते हैं तो 45 को शून्य से दूर ऊपर की तरफ 10 के निकटतम मल्टीपल तक राउंड करेगा, तब इसका परिणाम कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो किसका अर्थ जो होता है उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल से है जिनकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसको हम कहते हैं स्पैम। ठीक है। स्पैम इसका अर्थ होता है कि उन अवांछित या अनचाहे वाणिज्यिक ईमेल हैं, कमर्शियल ईमेल से होते हैं जो इनकी इंटरनेट बाढ़ सी आती मतलब रहती है। ठीक है। तो आंसर इसका स्पैम होता है, आंसर इसको डी पार कह देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो शेष तीनों से अलग है। तो इनमें से शेष तीनों से अलग की अगर हम बात में, विंडोज़, यूनिक्स, डॉस ये सेम है। मैकफी एक अलग चीज़ है, मैकफी एक एंटीवायरस का नाम है, बाकी ये तीनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है। तीनों क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन मैकफी एक अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो एंटीवायरस और VPN आज सर्विस प्रोवाइड कराती है। CMOS का पूरा नाम क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, CMOS का पूरा नाम बताना। CMOS का पूरा नाम होता है कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इसका पूरा नाम होता है। ये एक तरह का मेमोरी चिप होती है जो कि मदरबोर्ड पर लगी होती है और एक बैटरी की मदद से चलती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय, अब क्या आ गया, अब आ गया उत्तर प्रदेश क्वेश्चन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है रामपुर में, रामपुर जिला है, और स्थापना इसका किया गया था कब, 2004 में। ठीक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या थी। तो महिला साक्षरता दर की बात करेंगे तो था 57.20 और पुरुष साक्षरता दर तो 77.3। ठीक है। महिला कितना है तो 57.20, पुरुष 77.3, और ओवरऑल उत्तर प्रदेश की देखेंगे तो 67.7%। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, किशोरी बालिका योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष में कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। यानी किशोरी बालिका योजना के अंतर्गत एक वर्ष में कितने दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों के लिए संतुलित आहार प्रदान करने की पेशकश करती है। तो टोटल अगर 300 दिन उपस्थित नहीं है तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कब शुरुआत किया गया था, 2019 में ये योजना शुरुआत किया गया है। ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान कब प्रारंभ किया गया। तो आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की अगर हम बात करेंगे तो ये 26 जून 2020 को प्रारंभ किया गया था। सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। लखनऊ छावनी परिषद, कानपुर नगर निगम है, गाजियाबाद नगर पालिका परिषद है, काकोरी जो है नगर पंचायत। तो इनमें से कौन सा गलत है। गलत की बात में तो गाजियाबाद नगर पालिका परिषद जो दिया गया है गलत है। गाजियाबाद जो है एक नगर निगम है, यहाँ पर क्या है, नगर निगम है, जो कि यहाँ पे दिया गया था नगर पालिका परिषद, जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने विश्वविद्यालयों के नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखे गए हैं। तो 2 विद्यालय हैं, विश्वविद्यालय हैं, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है। एक लखनऊ में और एक कहाँ, दूसरा आगरा में। लखनऊ स्थित विश्वविद्यालय जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें युवाग्रह प्रथा सम्मिलित है। युवाग्रह प्रथा सम्मिलित है। तो ये अगर हम बात करेंगे तो ये भोटिया जनजातियों में होता है। ठीक है। भोटिया जनजाति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इनमें से अमीर खुसरो एटा के थे, सही है। मिर्जा गालिब आगरा के हैं, सही है।
ठीक है। जोश मलिहाबाद ये भी सही है। जिगर गोरखपुर के जो दिए गए हैं, जिगर गोरखपुर से नहीं थे, जिगर जो थे वो मुरादाबाद के, मुरादाबाद के संबंधित हैं, तो इसलिए ये मुरादाबाद के थे, तो ये गलत हो जाएगा और यही आपका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामनगर यानी कि जो बनारस में है वहाँ पे रामलीला का मंचन कितने दिन का होता है? तो वहाँ पे 31 दिन का होता है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 31 दिन। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये फतेहपुर सीकरी में है, आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फतेहपुर सीकरी कहाँ पर है ये? तो ये आगरा के किनारे यानी आगरा के समीप है, फतेहपुर सीकरी, वहीं पर इनका दरगाह है। यहाँ पर अकबर द्वारा पंचमहल, बुलंद दरवाजा आदि जो इमारतें प्रसिद्ध बनवाई गई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित है? तो भारत के वर्तमान में अगर देखा जाएगा तो 16 में से 8 जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और अगर हम बात करें तो जो महाजनपद उनकी राजधानी पूछा लिया जाता है, तो 8 के नाम जान लीजिए। काशी जो महाजनपद है उसकी राजधानी वाराणसी हुआ करती थी, या वाराणसी के आसपास फैला हुआ था। दूसरा आता है वत्स, वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, ठीक है, कौशाम्बी है, हुआ करती थी। और ये जो है अगर हम बात करें तो इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र था। ठीक है, तीसरा आता है कौशल, कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती हुआ करती थी और ये फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र था। चौथा आता है मल्ल महाजनपद, मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा थी, कुशीनारा, ठीक है, और ये जो है देवरिया के आसपास का क्षेत्र है। मल्ल के बाद आता है चेदी, चेद महाजनपद, चेद महाजनपद जो है 5वां महाजनपद होगा उत्तर प्रदेश का। इसकी राजधानी का नाम था शक्तिमती, और ये जो है कहाँ का क्षेत्र इस समय वर्तमान में देखा जाए तो बुंदेलखंड क्षेत्र के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, चेद के बाद आता है कुरु महाजनपद, कुरु महाजनपद की बात करेंगे तो इसकी राजधानी का नाम था इंद्रप्रस्थ, इंद्रप्रस्थ, और इंद्रप्रस्थ की बात करेंगे तो ये मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के आसपास के क्षेत्र हुआ करते थे। 7वां आता है सूरसेन महाजनपद, सूरसेन महाजनपद की बात करेंगे तो ये जो है इसकी राजधानी कहाँ पर थी? मथुरा, और इसमें अगर हम बात करेंगे तो मथुरा के आसपास का क्षेत्र हो जाएगा। और सबसे लास्ट मतलब उत्तर प्रदेश का पांचाल महाजनपद है, पांचाल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी अहिच्छत्र, अहिच्छत्र, अहिच्छत्र इसकी राजधानी हुआ करती है। कहाँ का क्षेत्र? तो बरेली, बंदाई और फर्रुखाबाद के क्षेत्र के आसपास जो है पांचाल महाजनपद हुआ करता था। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश के 8 महाजनपद जो उत्तर प्रदेश में थे मतलब हैं, उनको जो है ज़रूर याद रखिएगा, उनके राजधानी के नाम तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है यमुना एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कितनी लंबाई है इसकी? 165 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है टोटल। ठीक है, 6 लेन सड़क मार्ग है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन कौन से इनमें से? तो इनमें से प्रमुख खनिज की बात करेंगे तो वो हो जाएगा लाइमस्टोन और डोलोमाइट पाया जाता है, जो कि प्रमुख खनिजों में आता है, तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूची को मिलान करना है। चुर्क स्थान है, चुर्क स्थान पर किस लिए प्रसिद्ध है? तो चुर्क स्थान में अगर हम बात करेंगे तो ये सीमेंट उत्पादन के लिए, जो सीमेंट के लिए फेमस है। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है? तो फिरोजाबाद में चूड़ी के लिए फेमस है। ठीक है, अलीगढ़ क्या फेमस? तो अलीगढ़ का ताला फेमस है। मेरठ के खेल के सामान फेमस है। इस तरीके से मिलान भी होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबड़ का कारखाना कहाँ है? तो कृत्रिम रबड़ का कारखाना जो है ये उत्तर प्रदेश में बरेली में स्थित है, आंसर डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, बरेली के अलावा कृत्रिम रबड़ कारखाना जो है मोदीनगर गाजियाबाद में भी स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इनमें से शहर और उसकी विशेषता, वाराणसी संस्कृति और धर्म इसकी विशेषता है, जो कि सही है। लखनऊ प्रदेश की राजधानी है, सही है। झांसी औद्योगिक केंद्र दिया गया है, जो कि गलत है। झांसी की अगर हम बात करेंगे तो ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है, तो आपका आंसर तो यही हो जाएगा, सी पार्ट। मुरादाबाद पीतल उद्योग है, जो कि सही है, पीतल नगरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? तो पर्यटन विकास निगम की स्थापना 1972 में किया गया था, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, कब किया गया था? 1972 में, आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नहर उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल की सिंचाई करती है? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो वो है शारदा नहर, आंसर सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यह जो है चंपावत के बनवासा, जो कि उत्तराखंड, नेपाल और उत्तर प्रदेश की सीमा पर जो है नामक एक स्थान, वहाँ से निकलती है, नदी निकलती है, शारदा नदी,
और ये जो है नहर का निर्माण कार्य 1920 से प्रारंभ हुआ, 1928 में पूर्ण हुआ जाके, और इस नहर में लगभग 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्व प्रमुख उत्पादक है? तो इन ऑप्शन में से अगर देखा जाएगा तो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, इसका डी पार्ट हो जाएगा। गेहूं, आलू, गन्ना, इसकी पैदावार सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, चना के माध्यम में अगर देखा जाए तो चना के उत्पादन में प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। तो आंसर इसका हो जाएगा डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? तो इनमें से अगर देखा जाए तो धान, गेहूं जो होता है, ये फसल का क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, इसी की सबसे ज़्यादा पैदावारी होती है, बुआई होती है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसका मैं थ्योरी का भी करवाऊँगा, पहला चैप्टर हो चुका है, थ्योरी वाला पोर्शन, दूसरा चैप्टर जल्द ही आएगा, तो इसलिए चैनल से जुड़े रहेगा और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। ठीक है, चलिए वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।